लॉ वाला चैनल स्टूडेंट्स, मैं आपकी एजुकेटर आकृति सेठ आज आपके लिए लेके आई हूँ लेक्चर नंबर 25 इंडियन पीनल कोड का। जी हाँ, ये फाउंडेशन बैच का लेक्चर है जो कि रेलेवेंट रहने वाला है। अगर आप एक जुडिशरी एस्पिरेंट हैं, अपने स्टेट के लिए आप प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, या फिर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अगर आप एक क्लैट एस्पिरेंट हैं, तब भी करंट लीगल नॉलेज आपके पेपर में पूछी जाती है। पैसेजेस जरूर आते हैं, बट उसमें आपसे क्या पूछा जाता है कि स्टैटिक नॉलेज क्या है, करंट लीगल नॉलेज क्या है, बेस्ड ऑन दैट पैसेज। तो अगर आपको लॉ की अवेयरनेस होगी, अगर आपको लॉ के कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर आप एक एलएलबी स्टूडेंट है जो अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए बैठने वाले हो, तब भी ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत रेलेवेंट है, क्योंकि ये आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी देगा। जो मोटे मोटे बैराक के सेक्शन है उसको क्रिस्प फॉर्म में मैं आपके लिए लेके आई हूँ। कुछ केस लॉस भी हैं, कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, इलस्ट्रेशंस भी हैं, ये बताने के लिए कि कैसे इस लॉ का एप्लीकेशन होता है। तो जब हम बात करते हैं फॉल्स एविडेंस की, तो अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो, या फिर आप कोई भी झूठा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, जिससे कि क्या हो सके, किसी को इंजरी कॉज हो सके, या फिर आप किसी को धोखा देना चाह रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी को हथियाना चाह रहे हो, कुछ प्रॉपर्टी को छोड़ना चाह रहे हो, some different situations will be there जो हम डील करेंगे आज के इस सेशन में। तो स्टूडेंट्स, फॉल्स एविडेंस का जो अपना आप में ये चैप्टर है, ये चैप्टर आपका होता है सेक्शन नंबर 191 से लेके 191 से ये होता है 229 तक ये चैप्टर है। इसको मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड करा है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि बहुत लंबी वीडियो हो और आप लोगों को बोर्डम हो जाए, आप लोग बोर हो जाए। मैं चाहती हूँ कि आप फन तरीके से पढ़ें, क्रिस्प फॉर्म में आपको ये लेक्चर मैं आपको प्रोवाइड करूँ, सो दैट आप लोगों का इंटरेस्ट लूज ना हो। तो मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा है। तो आज लेक्चर नंबर 25 आएगा, कल लेक्चर नंबर 26 आएगा, जिसमें पार्ट 2 आएगा। आज के इस लेक्चर में मैं डील करूंगी सेक्शन नंबर 191 टू 200 ऑफ द आईपीसी। तो हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या हम आज के इस सेक्शन में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू दिस चैप्टर, क्यों पढ़ना जरूरी है ये चैप्टर आप लोगों को इंडियन पीनल कोड का। देन वी विल हैव एन ओवरव्यू ऑफ दिस इंटायर चैप्टर। इस चैप्टर को भी, जैसे आप लोगों को पता है कि मैं आपको पढ़ाती हूँ तो मैं आपको कीवर्ड्स देती हूँ, इतने बड़े बड़े मोटे मोटे सेक्शंस को याद करना इज नॉट पॉसिबल। तो आप कीवर्ड से याद रखोगे तो आपको बहुत हेल्प होगा। जैसे अगर हमारा पिछले वाले लेक्चर की बात करें, जहां पे हमने बात करी थी कंटेम्प्ट ऑफ लॉफुल अथॉरिटी ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट, तो पब्लिक सर्वेंट का अगर उसकी लॉफुल अथॉरिटी का आप कंटेम्प्ट में जाते हो तो आपके ऊपर क्या चार्जेस होंगे, क्या पनिशमेंट लगेगी, वो सब हमने डील करा था। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको कराए थे कुछ कीवर्ड्स जिससे आपको वो सेक्शंस याद हुए थे। तो सिमिलरली इसी फैशन में, इसी तरीके से मैं आपको ये वाला चैप्टर भी पढ़ाऊंगी, जिसमें मैं आपको क्या कराऊंगी, कुछ कीवर्ड्स कराऊंगी, जिससे आपको ये वाला जो चैप्टर है ये आराम से याद होगा। अगर आपको याद होगा आर्मी नेवी वाला चैप्टर, या फिर हमारा इलेक्शंस वाला चैप्टर, उसको भी हमने किस तरीके से करा था, इसी तरीके से हमने किया था। तो हम लोग आज भी वही फॉर्मूला अपनाएंगे। फिर हम लोग करेंगे सेक्शन 191 डिटेल में, 192, 193, 194, 195, 196, साथ में उसकी पनिशमेंट्स भी करेंगे, 197, 198 एंड 199 एंड सेक्शन 200। आज के इस लेक्चर में हम सेक्शन 200 तक ही करेंगे, बाकी के जो रिमेनिंग सेक्शंस हैं वो हम लेक्चर नंबर 26 में करने वाले हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस प्रोसीड एंड सी व्हाट ऑल इज देयर इन दीज सेक्शंस। ये सेक्शंस क्या कहते हैं, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब आप फॉल्स एविडेंस देते हो तो आप क्या कर रहे हो, आप पब्लिक जस्टिस जो होता है उसके अगेंस्ट आप एक क्राइम करते हो। तो हम क्या समझते हैं कि क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। ये आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया है और आप लॉ करके आए हो तो आप लोगों को पता भी है, रॉन्ग अगेंस्ट द सोसाइटी। तो जब इस क्राइम के लिए आपको किसी को पनिश करना है तो हमारा क्या होता है, तो हमारा होता है ट्रायल होता है कोर्ट के सामने, जिसमें आप अपने सबूतों को पेश करते हो, आप अपने एविडेंस को पेश करते हो, जिससे कि क्या हो सके, इवेंचुअली आपको जस्टिस मिल सके, जो बंदे ने गलती करी है उसको पनिशमेंट मिल सके। बट अगर इस ट्रायल के दौरान ही आप क्या कर देते हो, आप झूठे गवाहों को लेके आते हो, झूठे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करते हो, या फिर आपके ऊपर ड्यूटी थी कि आप
एविडेंस दो बट आप एविडेंस नहीं देते हो। जैसे अगर आपको याद हो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी 172 और 173 के अंदर आपने सम्मन ही अपने ऊपर सर्व नहीं होने दिया, तो आपने क्या किया, एब्सकॉन्ड किया सम्मन को सर्व होने से, या फिर आपने प्रिवेंट किया सम्मन को सर्व होने से। या फिर अगर आपको याद हो सेक्शन नंबर 177 जहां पे आपने क्या करी थी, फॉल्स इंफॉर्मेशन फर्निश करी थी। तो इस सब में आप क्या कर रहे हो, जो आपके ऊपर एक ड्यूटी थी, यू वर लीगली बाउंड कि आप सच बोलो, आपने ट्रूथ नहीं बोला। तो आपने जब ट्रूथ नहीं बोला तो आपने फॉल्स बोला, ठीक है, आपने फॉल्स बोला और आपने क्या प्रोड्यूस किया, फॉल्स एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में प्रोड्यूस करा, जिसके कारण क्या हो रहा है, जस्टिस डिफीट हो रहा है, जस्टिस डिफीट हो रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम एविडेंस करते हैं, जब हम ट्रायल करते हैं, तो आपको बहुत तरीके के सबूतों को, सबूत हो गया आपका एविडेंस, उसको आपको प्रेजेंट करना होता है ट्रायल के सामने, जिससे कि आप जज साहब को कन्विंस कर सको कि आपका पक्ष सही है और दूसरे वाले का पक्ष गलत है। तो अगर आप यही चीज गलत पेश कर रहे हो, जिससे कि जस्टिस डिफीट हो रहा है, जिससे कि आपके जो आर्ग्यूमेंट्स है आप उनको वीकन अप कर रहे हो, जिससे कि क्या हो कि एक्चुअली में जस्टिस डिफीट हो जाए, जिसको पनिशमेंट मिलनी थी उसको पनिशमेंट ना मिले, आप उसको बचा लो, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स एविडेंस कर रहे हो। और ये क्या है, ये एक ऑफेंस है अगेंस्ट द पब्लिक जस्टिस, क्योंकि पब्लिक जस्टिस को आप डिफीट कर रहे हो। जो भी क्रिमिनल है, जो भी अक्यूज्ड है, आप उसको कन्विक्शन से, उसको आप पनिशमेंट से बचा रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस चैप्टर। और हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन से ऑफेंस होंगे इस चैप्टर के अंदर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट को भी हमने ध्यान में रखना है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट क्या कहता है कि एविडेंस दो प्रकार के होते हैं, सबूत जो होते हैं दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो आप बोल के दे सकते हो विच विल बी योर ओरल एविडेंस, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस कर सकते हो विच विल बी एन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ऑल्सो इंक्लूड्स your electronic record, it also produce your electronic record is also included। तो अब आप क्या कर रहे हो, आपको एक चीज हमेशा जो मैं आपको बताती हूँ, इंटरलिंकेजेस और इंट्रा लिंकेजेस आपको याद रखना है। आईपीसी को आप आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो, दिस इज लॉ ऑफ क्राइम्स, सो यू हैव टू रीड इट विद योर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड एंड योर इंडियन एविडेंस एक्ट। तो आईपीसी के जब हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि एविडेंस को आप फॉल्स एविडेंस प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, जिससे कि आपका जो जस्टिस है वो डिफीट कर रहा है। तो हमने ये समझना भी जरूरी है कि एविडेंस कितने प्रकार का होता है, एविडेंस दो प्रकार का होता है। कहाँ दिया हुआ है, सेक्शन 3 में दिया हुआ है कि एविडेंस दो प्रकार का होता है, ओरल हो सकता है, आप बोल के दे सकते हो, या फिर डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, ठीक है। अब जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को आप कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो और आपको नॉलेज है या फिर आपके पास रीजन है इस चीज को मानने का कि वो जो एविडेंस आप प्रोड्यूस कर रहे हो वो फॉल्स कर रहे हो, जिससे कि क्या हो सके, जो पब्लिक जस्टिस है वो डिफीट कर सके, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो कोर्ट में। तो क्या चीज ध्यान देने की है कि व्हेन यू नो इट टू बी फॉल्स और यू हैव अ रीजन टू बिलीव दैट इट इज फॉल्स, तो क्या ध्यान में देने की बात है कि यहाँ पे मेंजरिया का एलिमेंट है, मेंजरिया का एलिमेंट है। बेसिकली आप कुछ भी जो कर रहे हो वो आप गिल्टी माइंड से कर रहे हो, आपका जो माइंड है उसमें खुराफाती आइडिया आया हुआ है, आप गिल्टी माइंड से कर रहे हो, आप गिल्टी माइंड से एक गलत एविडेंस को प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, जिससे क्या हो पा रहा है, जिससे जो है जो हमारा पब्लिक जस्टिस है, जिसको आपको पनिशमेंट देनी थी, जिसने ऑफेंस किया है, आप उसको बचा रहे हो, आप उसको कंसील कर रहे हो, या आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, आप उसको एड कर रहे हो। तो हम क्या कहेंगे, आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस चैप्टर। जब हम क्रिमिनल एविडेंस की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया एविडेंस दो प्रकार का होता है, फिजिकल हो सकता है, वर्बल हो सकता है, और ये किस चीज को हेल्प करता है, ये हमारा क्राइम को एस्टैब्लिश करने के लिए प्रूव करता है। तो अब जैसे एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि किसी का ए ने बी को शॉट कर दिया, अब इसका आई विटनेस है सी, इसके सामने किया था, तो ये ओरल टेस्टिमनी दे सकता है, ठीक है, ये ओरल टेस्टिमनी भी दे सकता है। और अगर ये चीज सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है तो सीसीटीवी कैमरे को भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। सीसीटीवी कैमरा को जब हम प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हो गया, ई रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज समझने की जरूरत है कि बहुत सारे प्रकार के एविडेंस होते हैं जो हमारे क्राइम को एस्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, और इन सबको हम कब यूज करते हैं, हम अपने ट्रायल की स्टेज पे यूज करते हैं, जब प्रोसिक्यूशन और जो अक्यूज है वो दोनों अपने पक्ष की बात रखते हैं, दोनों अपने पक्ष की आर्ग्यूमेंट्स रखते हैं, और क्या करते हैं, एविडेंस सबूतों को रखते हैं, और इन सबूतों को मद्देनजर रखते हुए जो जज साहब बैठे होते हैं, जो जज की पोजीशन में बैठे होते हैं, वो इन सब
फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को इवैल्यूएट करते हैं, तोलमोल करते हैं, उसके बेसिस पे अपनी जजमेंट सुनाते हैं, जिसमें वो जो ऑफेंडर है उसको पनिश करते हैं और जो विक्टिम है उसको जस्टिस दिलाते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस चीज से आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप जुडिशरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप जुडिशरी की पोस्ट के लिए आप अपीयर हो रहे हैं एग्जामिनेशन में, तो आप बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं, और ये एक बहुत ही बड़ी पोस्ट है जो कि आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे और आप पब्लिक ड्यूटी करेंगे, आप पब्लिक के लिए काम करेंगे। और आप पब्लिक सर्वेंट कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये आप कहाँ चेक करेंगे? सेक्शन 21 ऑफ द आईपीसी, जो मैं आपको पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। और एक जज भी एक पब्लिक सर्वेंट होता है, तो वो क्या करता है? वो पब्लिक की ड्यूटी करता है, वो अपनी जनसत्ता की सेवा करता है। तो ये बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है। तो आप देखो कि कैसे, अगर कोई, आप इमेजिन करो अपने आप को एक जज की कुर्सी के ऊपर, और आपके ऊपर, आपके सामने एक केस आया है, तो आप उसको कैसे इवैल्यूएट करोगे? और आपके सामने जब एविडेंस जो पेश हो रहा है वो फॉल्स है, तो उसके बेसिस पे जो आपका डिसीजन है वो कितना गलत हो सकता है, कितना सही हो सकता है, ये आप इमेजिन करके देखो कि ये कितने हीनियस क्राइम्स हैं। मर्डर और रेप को हम हीनियस कहते हैं, ऑब्वियसली दे आर वेरी हीनियस, बट ये ऑफेंसेस भी छोटे ऑफेंसेस नहीं है, ये भी अपने आप में बहुत बड़े ऑफेंसेस है, क्योंकि ये किसी को गलत से जेल पहुंचा भी सकते हैं, और जो गलत बंदा है उसे जेल से बचा भी सकते हैं। तो इसका आपको बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब एक ओवरव्यू देखते हैं इस चैप्टर का कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। तो जब चैप्टर 11 की हम बात करते हैं तो थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, कभी कभी हमें लगता है कि सेक्शन, इतने सारे सेक्शंस दिए हुए हैं इसमें, तो हम कैसे करेंगे, बट इसको हमें टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग अपना कीवर्ड्स के हिसाब से करेंगे तो हो जाएगा। तो सेक्शन 191 से लेके कहाँ तक है? 229A तक है, ठीक है। आपको थोड़ा सा बड़ा है, बट डोंट वरी, वी विल बी एबल टू डू इट इन अ वेरी नाइस वे। आपको क्या याद रखना है? अपने कीवर्ड्स को याद रखना है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, अगर आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो या फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, मैन्युफैक्चर्ड एविडेंस है जो आपने झूठ मूठ से बनाया है, वो वाले सेक्शंस कौन से होंगे? वो होंगे सेक्शन 191 से 196। उसके बाद अगर आप एक फॉल्स सर्टिफिकेट इशू करते हो या फिर उस फॉल्स सर्टिफिकेट को यूज करते हो जो आपको पता है कि झूठा है, तो आप क्या कर रहे हो? 197 और 198 का ऑफेंस। फॉल्स सर्टिफिकेट का मतलब हो गया, कई लोग जाली डिग्रियां लेकर आते हैं, कई लोग जब कोई भी पोजीशन के लिए, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो वो फर्जी डॉक्यूमेंट लेके आते हैं, जाली डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, तो वो हो गया फॉल्स सर्टिफिकेट। जैसे डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, 10th का सर्टिफिकेट भी हो सकता है, कोई भी सर्टिफिकेट हो सकता है। तो वो कुछ डिपार्टमेंट है जो इशू कर रहा है, जो उसको पता है कि ये फॉल्स है, या फिर आपको पता है कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स है और आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर 198। या फिर आप कोई फॉल्स डेक्लेरेशन दे रहे हो, जहां पे किसी फॉर्म में आपको डेक्लेरेशन देनी थी। जैसे कि अगर आपको एक एग्जांपल के फॉर्म से बताऊं, जब हम अपना इंश्योरेंस का फॉर्म भरते हैं तो आपको डेक्लेरेशन देनी होती है कि आपको कौन सी बीमारी है, और आप उसमें झूठी चीजें बोल रहे हो। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है और आप बोल रहे हो आपको हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है, आपको हार्ट अटैक आ चुका है और आप बोल रहे हो नो हार्ट अटैक, तो आप क्या कर रहे हो? फॉल्स डेक्लेरेशन दे रहे हो। वो सेक्शन है सेक्शन 199 से 200। फिर आप क्या कर रहे हो? कोई एविडेंस को डिसअपियर करा रहे हो, या फिर कोई फॉल्स एविडेंस दे रहे हो किसी को बचाने के लिए, तो 201। या फिर जहां पे आपको इंफॉर्मेशन देनी थी पुलिस को या फिर किसी लॉफुल अथॉरिटी को, किसी पब्लिक अथॉरिटी को, आप उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर रहे हो, 202। या फिर आप उनको झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हो, 203। या फिर आप क्या कर रहे हो? आप डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो जिससे कि आप उसको एज एन एविडेंस प्रोड्यूस ना कर सको, 204। जैसे कि एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपके सीसीटीवी कैमरा में सामने वालों के घर पे चोरी हो रही थी, आपका दोस्त ही चोरी कर रहा था, आपके सीसीटीवी कैमरा में वो चीज रिकॉर्ड हो गई, बट आपने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे कि आप अपने दोस्त को बचा सको कि वो जो आपकी चीज है, जो आपका सीसीटीवी कैमरे की फुटेज है, वो एक्चुअली में कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर एज एन एविडेंस ना आए, तो आप क्या कर रहे हो? एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 204। या फिर आप पर्सोनेशन कर रहे हो। अब कीवर्ड क्या ध्यान रखना है? पर्सोनेशन। पर्सोनेशन कर रहे हो किसी भी फॉल्स इन अ सूट अगर आप कर रहे हो 205, या फिर आप किसी जूरी या असेसर के सामने कर रहे हो 229। या फिर आप क्या कर रहे हो? आप प्रिवेंट कर रहे हो किसी प्रॉपर्टी का सीज होना, तो अगर आप फ्रॉडुलेंटली उसको रिमूव कर देते हो तो 206। जैसे कि इमेजिन करो कि कुछ ड्रग्स हैं, उनको पुलिस को इन्फॉर्मेशन हो गई है कि ये ड्रग्स को इस जगह पे इलीगली पड़े हुए हैं। अब पुलिस की एक पूरी टीम आ रही है इस ड्रग्स को कॉन्फिस्केट करने के लिए, इसको सीज करने के लिए, और आपने उनको वहां से जल्दी से हटा दिया, फ्रॉडुलेंटली रिमूव कर दिया, तो 206। या फिर आप फ्रॉडुलेंटली किसी चीज को क्लेम कर रहे हो, 207।
आप कोई फ्रॉडुलेंट डिक्री ले रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ से, अगर अपने अगेंस्ट ले रहे हो तो 208, अगर अपने फेवर में ले रहे हो तो 210, या फिर आप कोई झूठा क्लेम कर रहे हो तो 209, या फिर किसी को ऊपर कोई झूठा चार्ज लगा रहे हो तो 211। ठीक है, तो अब आपने क्या क्या देखा, आपने देखा ये सारे सेक्शंस आपको कीवर्ड से रखने हैं, जैसे कि फॉल्स हो गया, फ्रॉडुलेंट डिक्री हो गया, ठीक है, प्रिवेंट सीजर ऑफ प्रॉपर्टी, फॉल्स या फैब्रिकेटेड एविडेंस, फॉल्स सर्टिफिकेट, ठीक है, फॉल्स डिक्लेरेशन, डिसअपियर एविडेंस, नो इंफॉर्मेशन, फॉल्स इंफॉर्मेशन, डिस्ट्रॉय डॉक्यूमेंट या फिर पर्सोनेशन। ठीक है, अभी आगे और देखते हैं कि हमारे कैसे हम इस चैप्टर को डिवाइड करेंगे। तो पहले सबसे पहली स्टूडेंट्स आपका जो टिप है और मेरी ट्रिक है इस चैप्टर को डील करने की, पहली चीज आपको कीवर्ड्स याद रखने हैं। दूसरी चीज, एक बार सारे सेक्शंस को अच्छे से पढ़ लो मेरे साथ, सारे सेक्शंस को अच्छे से समझ लो मेरे साथ, उसके बाद बस इन छोटे छोटे पॉइंट्स को याद रखोगे जो अपने हम टिप्स पे क्या बनाते हैं, इसेंशियल एलिमेंट्स बनाते हैं, इंग्रेडिएंट्स बनाते हैं। अगर बस एक बार वो चीज कर लोगे तो आपका ये चैप्टर आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है, आगे के सेक्शंस हम कैसे करेंगे। अब पब्लिक सर्वेंट है, वो जो है वो एक रॉन्ग डूअर है, तो वो पब्लिक सर्वेंट रॉन्ग डूअर कैसे है, कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग है जिसमें वो किसी पर्सन को या प्रॉपर्टी को बचाता है तो 217, अगर वो एक कोई झूठी रिपोर्ट बनाता है या फिर गलत रिपोर्ट बनाता है तो 218, जहां पे उसको एक रिपोर्ट बनानी थी एक प्रोसीडिंग्स की और वो एक इनकरेक्ट रिपोर्ट बनाता है जिससे कि वो किसी को बचा सके तो 218, अगर वो कोई करप्ट रिपोर्ट बनाता है किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में तो 219, या फिर वो कोई प्रोसीडिंग्स है जहां पे कमिटल की बात हो रही है, ट्रायल की कमिटल की बात हो रही है तो 220। ठीक है, अगर अरेस्ट और कन्फाइनमेंट एक वर्ड मान के चलें, अरेस्ट और कन्फाइनमेंट हमारा एक कीवर्ड मान के चलें, उसके रिलेटेड अगर वो रॉन्गफुली किसी को कन्फाइन करता है तो 220, या फिर जिसका उसको अरेस्ट करना था उसका वो अरेस्ट नहीं करता, बॉन्ड पे उसको छोड़ देता है 221, या फिर उसका जो अरेस्ट है उसको ओमिट कर देता है तो 222, अगर वो किसी का एस्केप करा देता है, किसी को भगा देता है तो 223। एक रेजिडुअल रूल का सेक्शन है 225A। ठीक है, तो इन कीवर्ड से आपको याद रखना है क्या क्या कीवर्ड्स है स्टूडेंट्स, एक बार दोबारा देख लेते हैं। प्रोसीडिंग्स रिलेटेड टू, ये सब कुछ सबसे पहले पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड है। ठीक है, प्रोसीडिंग रिलेटेड टू, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी पर्सन को सेव कर रहा है, करप्ट रिपोर्ट बना रहा है, इनकरेक्ट रिपोर्ट बना रहा है, कमिटल ट्रायल कर रहा है, तो ये सब प्रोसीडिंग रिलेटेड टू हो गया। या फिर अरेस्ट और कन्फाइनमेंट की बात कर रहा है, जिसको अरेस्ट करना था उसको अरेस्ट नहीं किया और किसी और को रॉन्गफुली कन्फाइन कर लिया, या फिर किसी का एस्केप करा दिया, या फिर एक रेजिडुअल रूल है 225A। अब हम क्या बात करेंगे, हम नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे, नेक्स्ट कीवर्ड्स की बात करेंगे। तो हार्बर, अगर आप किसी ऑफेंडर को बिफोर अरेस्ट, उसके अरेस्ट से पहले आप उसको हार्बर करते हो, हार्बर अगर आपको याद हो सेक्शन 52A में हमने पढ़ा हुआ है, हार्बर आप किसी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहे हो, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हो, खाना पानी पीना, आर्म्स एम्यूनेशन, कुछ भी हेल्प दे रहे हो तो आप हार्बर कर रहे हो। ठीक है, तो 212 हो गया। या फिर आप किसी ऑफेंडर को उसकी कस्टडी से कंसीड करा रहे हो तो 216, या फिर किसी रॉबर या फिर डिकॉइट को आप हार्बर दे रहे हो 216A। या फिर आप क्या कर रहे हो, फेलियर, अब फेलियर है आपका कीवर्ड, पहला कीवर्ड क्या था हमारा हार्बर, अब आपका कीवर्ड है फेलियर। तो फेलियर क्या कर रहे हो आप, रिमिशन करने में फेलियर करते हो 227, या फिर आप बॉन्ड लेने में फेलियर करते हो 229A। अब आप गिफ्ट कर रहे हो टू स्क्रीन एन ऑफेंडर, अगर किसी ऑफेंडर को आप भगाने में किसी चीज के लिए गिफ्ट कर रहे हो, अगर तो आप गिफ्ट टेक कर रहे हो तो 213, या फिर आप गिफ्ट को ऑफर कर रहे हो तो 214। अगर आप टेकिंग गिफ्ट फॉर रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर आप किसी से गिफ्ट ले रहे हो सो दैट कोई प्रॉपर्टी रिकवर हो सके 215। अब कीवर्ड है आपका रेजिस्ट अप्रीहेंशन, तो अगर आप अपना अप्रीहेंशन को होने से रोक रहे हो 224, किसी और के होने से रोक रहे हो 225, एक रेजिडुअल रूल है 225B। अगर आप किसी जज की इंसल्ट करते हो तो 228। अगर आप एक विक्टिम जो होते हैं सेक्सुअल ऑफेंसेस के केसेस में, जो विक्टिम्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करना होता, ये हमारे सेक्शंस कहते हैं, बट अगर आप उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज कर देते हो तो आप क्या कर रहे हो, एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 228A। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ सारे, मतलब आप मान लो 191 से 229A तक हम सेक्शंस कर रहे हैं, तो थोड़ा सा एक बड़ा चंक है, इसीलिए इसको मैंने कीवर्ड्स में किया है
इसमें अगर आप सोचोगे अगर आप एक दिन में कर पाओ तो वो थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए मैंने भी इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है आपके लिए, जहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू दूंगी और आपको कुछ 10 सेक्शंस आज कराऊंगी। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको रिमेनिंग सेक्शंस कराऊंगी। तो आपका अप्रोच भी यही होना चाहिए कि पहले बड़ा बड़ा सेक्शंस अच्छे से पढ़ लो, एक बार पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी ले लो, और उसके बाद क्या करो, उसके बाद आप इन चार्ट से, इन फ्लो चार्ट से आप अपना रिविजन करो, तो आपका मजा आ जाएगा, आपको बिल्कुल बोर्डम नहीं होगी। ठीक है, अब हम सबसे पहला लॉट करने वाले हैं। सबसे पहले लॉट पे हम डील करेंगे फॉल्स एविडेंस देना या फिर फैब्रिकेटेड एविडेंस देना। आप क्या कर रहे हो, एविडेंस आपने पढ़ लिया, एविडेंस किस टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, डॉक्यूमेंट्री या फिर ओरल। ठीक है, ये कौन बताता है, सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट आपको ये बात बताता है। अब क्या हुआ कि आपने जो एविडेंस दिया, जो आपने गवाही दी, ओरल थी या फिर डॉक्यूमेंट्री थी, वो आपने झूठी दी या फिर फैब्रिकेटेड दी या फिर आपने उसको झूठ मूठ की बना के दी, तो क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स एंड फैब्रिकेट एविडेंस दे रहे हो। ठीक है, तो हम जब बात कर रहे हैं कि आप फॉल्स और फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, तो हमारा कौन सा सेक्शन डील करता है, सेक्शन नंबर डील करते हैं 191 से 196 फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एविडेंस की, कि आप झूठा एविडेंस दे रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, कोई बनावटी एविडेंस दे रहे हो, कोई झूठा डॉक्यूमेंट बनाया है वो दे रहे हो। तो सबसे पहला सेक्शन क्या बात करता है, यू आर गिविंग फॉल्स या फिर फैब्रिकेटेड एविडेंस। 192 बात करता है कि आप इस फॉल्स एविडेंस को बना रहे हो, फैब्रिकेटिंग का मतलब हो गया आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो, उस झूठे एविडेंस को आप बना रहे हो। अब पनिशमेंट है 193 में, पनिशमेंट है 191 की और 192 की, अगर आप सामने वाले को क्या कराना चाह रहे हो, एक कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट प्रोवाइड कर रहे हो या फिर डेथ पेनल्टी उसको प्रोवाइड करना चाह रहे हो, और उस चीज के लिए आप एक झूठा एविडेंस दे रहे हो। एक एग्जांपल देती हूँ कि फॉर एग्जांपल ए ने बी को हर्ट किया है, बट आपने कोई झूठा एविडेंस दिया जिससे आप बी को डेथ पेनल्टी दिलवाते हो, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस अंडर सेक्शन 194। अगर आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर कोई इम्प्रिजनमेंट की पनिशमेंट प्रोवाइड करना चाहते हो तो 195। अगर आप 195 ए में आ गया, अगर आप किसी को थ्रेटन करते हो और किसी को इंड्यूस करते हो, किसी को अल्योर करते हो, इंड्यूस करना मतलब किसी को मजबूर करते हो, किसी को अल्योर करते हो कि वो क्या कर सके, वो एक फॉल्स एविडेंस दे, तो 195 ए। या फिर आप एक ऐसे एविडेंस को यूज करते हो जो आपको पता है कि वो फॉल्स है, आपको पता है ये एविडेंस झूठा है और आप फिर भी उसको यूज करते हो, तो 196। तो 191 से 196 के हमारे जो सेक्शंस हैं वो डील करते हैं फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड एविडेंस। अब इनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो 191 बात करता है कि आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, जहां पे आपको ओथ के ऊपर सच बोलना था या फिर कोई भी प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से आपको सच बोलना था, और आप कोई झूठी गवाही दे देते हो या फिर ऐसी गवाही देते हो जो आपको पता है या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि ये सच नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। फॉल्स एविडेंस एक रिटन फॉर्म में भी हो सकता है और ओरल फॉर्म में भी हो सकता है। तो क्या ध्यान रखना है कि ये किसी भी टाइप का एविडेंस हो सकता है। अगर आप कोई झूठा डॉक्यूमेंट बना देते हो तो भी वो फॉल्स एविडेंस है, अगर आप झूठी गवाही दे रहे हो, झूठी स्टेटमेंट दे रहे हो ओथ पे, तब भी वो फॉल्स एविडेंस है। ठीक है, तो सेक्शन 191 जब हम बात करते हैं इंग्लिश लॉ के हिसाब से इसको पर्जरी कहा जाता है। जैसे कि अगर आप प्रैक्टिस में भी देखो, लिटिगेशन में जब हम बोलते हैं कि किसी ने फॉल्स एविडेंस दिया है, किसी ने एफिडेविट पे भी कोई झूठी बात बोली है, तो एफिडेविट क्या हो गया, बेसिकली जब हम एफिडेविट कहते हैं तो एफिडेविट पे आप ओथ पे कोई भी चीज लिख के दे रहे हो, तो हम मान के ये चलते हैं कि यू विल स्टेट द ट्रूथ। यू विल स्टेट द ट्रूथ। तो होता क्या है कि आप ओथ 2 तरीके से होती है, या तो मैं शपथ लेता हूं सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा, जज साहब के सामने आप शपथ लेते हो गीता पे हाथ रख के, या फिर आप एफिडेविट पे बोलते हो। जब आप एफिडेविट पे भी बोलते हो तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने ओथ ली है एक ओथ कमिश्नर के सामने और आपने जो भी लिखा है सच लिखा है। बट अगर आप इन दोनों टाइम पे आप झूठ बोल रहे हो या फिर कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट को प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉल्स स्टेटमेंट बोल रहे हो, या फिर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहे हो जो झूठा है, जो अपने आप में गलत है, जो आपको पता है फॉल्स है, तो क्या होगा, एक ऑफेंस होगा अंडर सेक्शन 191, जिसको हम पर्जरी भी कहते हैं। और इसके लिए इंडिपेंडेंट एफआईआर भी लॉन्च हो जाती है और एक इंडिपेंडेंट केस भी रन कर सकते हैं। ठीक है, अब
सेक्शन क्या कहता है कि कोई भी जिसको लीगली बाउंड है कि वो ओथ पे सच बोले या फिर किसी भी प्रोविजन ऑफ लॉ के हिसाब से उसको सच बोलना है, या फिर वो बाउंड है बाय लॉ कि वो सच बोले और वो एक ऐसी स्टेटमेंट बोलता है जो उसको नॉलेज है या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि वो झूठ है, तो वो क्या कर रहा है, वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है। तो आपको क्या देखना है स्टूडेंट्स, मेंजरिया इज देयर, गिल्टी माइंड इज देयर। आप अपने होशो आवाज में, अपने खुराफाती माइंड के साथ, अपने गिल्टी माइंड के साथ एक ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जो आपको पता है वो फॉल्स है, तो हम क्या कहेंगे, आप एक फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। ठीक है, तो आप क्या हो, लीगली बाउंड थे, आप लीगली बाउंड थे ओथ पे या फिर बाय लॉ कि आप सच बोलो, बट आपने एक ऐसी स्टेटमेंट दी जो आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव थी, या तो वो स्टेटमेंट वर्बल थी या फिर वो स्टेटमेंट क्या थी, अदरवाइज। अदरवाइज क्या हो गया, जो कि हमारी अटेस्टिंग अगर इंक्लूड्स अ पर्सन अटेस्टिंग, तो मतलब जैसे हो गया आपका एफिडेविट पे आप कोई चीज बोल रहे हो तो हम क्या बोलेंगे कि आप एक फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। वर्बल और अदरवाइज एक्सप्लेनेशन 1 कहता है इंक्लूड्स पर्सन अटेस्टिंग, एक्सप्लेनेशन 2 कहता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान पे रखना है। अब एक एग्जांपल के लिए एक मैटर है जहां पे हैंडराइटिंग ऑफ एबीसी की बात हो रही है, तो एबीसी की वाइफ को बुलाया जाता है और उनसे बोला जाता है कि ये आपकी क्या आपके हस्बैंड की हैंडराइटिंग है या फिर नहीं है, तो उनसे पूछा जाता है इवन आफ्टर नोइंग दैट इट इज नॉट द हैंडराइटिंग ऑफ एबीसी, उन्होंने झूठ बोल दिया, उन्होंने कोर्ट में गलत बोल दिया कि ये मेरे हस्बैंड की हैंडराइटिंग है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे उन्होंने फॉल्स एविडेंस दिया और ये पर्जरी को अमाउंट करता है। अगर आप इसी सिनेरियो को देखो कि एबीसी की हैंडराइटिंग की बात हो रही थी और उसकी वाइफ को बुलाया गया था कि आप उसकी वाइफ को टेस्ट करा गया था कि ये उनकी हैंडराइटिंग है या नहीं है, अगर वो झूठी गवाही दे रही हैं तो हम क्या कहेंगे, वो एक सेक्शन 191 के अंदर ऑफेंस कर रही हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में आप वाइफ को क्या बोलोगे, आप वाइफ को लाइबल ठहराओगे और ये बोलोगे कि उनकी जो इंटेंशन थी वो गलत थी। बट अगर एक ऐसी सिचुएशन है, टेकिंग अप द सेम सिनेरियो ऑफ एबीसीज हैंडराइटिंग, जहां पे उनकी वाइफ को बुलाया जाता है और उनकी हैंडराइटिंग को टेस्टिफाई किया जाता है, बट दिस टाइम हिज वाइफ इज नॉट अ कॉन्फिडेंट एंड स्टेट्स दैट ऑल्दो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, ये हो भी सकती है मेरी हस्बैंड की हैंडराइटिंग, नहीं भी हो सकती है, वो कॉन्फिडेंट नहीं है, शी इज नॉट श्योर, तो हम उनको गिल्टी नहीं ठहराएंगे। सिमिलरली अगर एक सेल डीड की बात करी जाए, एक कॉपी ऑफ सेल डीड है जो कोर्ट में दिखाई जाती है, जो आपको पता है कि झूठी है, आपको पता है कि ये फैब्रिकेटेड है, मैन्युफैक्चर्ड है, बट आप उसको कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो और इसको हम क्या कहेंगे, पर्जरी भी कहेंगे। और फॉल्स एविडेंस देने पे आपके ऊपर एक इंडिपेंडेंट एफआईआर भी हो सकती है, एक इंडिपेंडेंट क्रिमिनल केस भी चल सकता है। अब एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं और जहां पे एक्स ने बोला दैट वाई वॉज विद मी इन शिमला ऑन 20th May 2019, जिस दिन मर्डर कमिट किया गया था, बट वो जो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है, वो बेसिकली क्या कर रहा है, वो प्ली ऑफ एलिबाई क्रिएट कर रहा है, वो बोल रहा है कि ये मेरे साथ था शिमला में और मर्डर हुआ था चेन्नई में, मर्डर हुआ था चेन्नई में, वो झूठी गवाही दे रहा है कि ये मेरे साथ था, वो एक प्ली ऑफ एलिबाई को क्रिएट कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि वो फॉल्स एविडेंस दे रहा है, वो फॉल्स टेस्टिमनी दे रहा है और ये अपने आप में पर्जरी है एंड ही शैल बी हेल्ड लायबल अंडर सेक्शन 191 फॉर गिविंग फॉल्स एविडेंस। ओके, तो इसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए कि आप एक झूठी एविडेंस दे रहे हो, एक झूठा सबूत पेश कर रहे हो, जो आप बाउंड थे बाय ओथ या फिर किसी प्रोविजन ऑफ लॉ के द्वारा आपको बोला गया था कि आप सच बोलोगे, बट आपने सच नहीं बोला। कोई एक डिक्लेरेशन थी जहां पे आपको सच बोलना था बट आपने सच नहीं बोला, आपने जो भी बोला वो आपको नॉलेज थी या फिर आपको रीजन टू बिलीव था कि वो सच नहीं है, वो झूठ है, और फिर भी आपने बोला, तो हम क्या कहेंगे, आपने ऑफेंस किया है अंडर सेक्शन 191। तो 3 इसेंशियल प्रीरेक्विजिट्स हैं कि सबसे पहली बात आपकी लीगल ऑब्लिगेशन थी कि आप सच बोलो, दूसरी बात आपने जो फॉल्स स्टेटमेंट करी है या फिर आपने फॉल्स डिक्लेरेशन किया या फिर आपने कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट दिया, और तीसरा इंपॉर्टेंट बात, आपको इस फॉल्सिटी में बिलीव था, आपको नॉलेज थी, आपको रीजन टू बिलीव था कि जो भी आप बोल रहे हो वो झूठ है, तो हम क्या कहेंगे कि सेक्शन 191 के सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पूरे होते हैं। ठीक है, अब 192 पढ़ते हैं जहां पे आप कोई फैब्रिकेट कर रहे हो एक फॉल्स एविडेंस को, आप उसको क्रिएट कर रहे हो, आप उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हो, तो हम क्या कहेंगे कि कोई भी जो
कॉज करता है या फिर मेक करता है कोई भी ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट या फिर कोई ऐसी झूठी स्टेटमेंट जो कि वो किसी बुक ऑफ अकाउंट्स के अंदर या कोई भी बुक के अंदर एक झूठी एंट्री कर रहा है, कोई भी एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना रहा है जो झूठा है, कोई भी एक और डॉक्यूमेंट बना रहा है जो झूठा है, कोई रिकॉर्ड बना रहा है जो उसको पता है कि ये झूठा है, जिसके अंदर कोई फॉल्स स्टेटमेंट है। जैसे कि आप इमेजिन करो, आप एक झूठी विल बना रहे हो, फॉल्स विल बना रहे हो, या फिर एक आप फॉल्स कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, या फिर आप कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उसके अंदर आप हेरा फेरी कर रहे हो, ऑल्टरेशन कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो, आप एविडेंस की हेरा फेरी कर रहे हो, आप एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो। और आपकी इंटेंशन क्या थी, आपकी मेंसरिया थी कि ये जो फॉल्स डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो इसको एविडेंस की तरह कोर्ट ऑफ लॉ में यूज किया जाए। तो आपकी इंटेंशन थी, आपका मेंसरिया था कि जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप इस झूठे डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, ये एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में यूज हो। तो हम क्या कहेंगे, आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 192। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसे पर्सन को हेल्प कर रहे हो इन सच प्रोसीडिंग टू फॉर्म एक ओपिनियन अबाउट एन एविडेंस, जिससे कि वो ओपिनियन जो हो वो गलत ओपिनियन बन पाए और वो प्रोसीडिंग्स में यूज कर पाए कि आप क्या कर रहे हो, वो गलत ओपिनियन बन पाए, प्रोसीडिंग्स में यूज कर पाए और एक फॉल्स एविडेंस क्रिएट हो पाए, जिससे कि फैब्रिकेट हो जाए एक फॉल्स एविडेंस इन रिजल्ट। तो हमारा एक्टस रियस क्या है, एक्टस रियस के है कि ह्यूमन कंडक्ट जो भी हो रहा है उससे रिजल्ट क्या आ रहा है, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस बन गया। और मेंसरिया आपका था कि इसको यूज किया जाए, यूज्ड एज एविडेंस। तो हम कहेंगे कि यू आर गिल्टी अंडर सेक्शन 192। ठीक है, तो एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है कि आप कॉज कर रहे हो कोई ऐसे सर्कमस्टेंस को एग्जिस्ट करने की, कोई ऐसी फॉल्स एंट्री कर रहे हो बुक में, कोई ऐसा रिकॉर्ड बना रहे हो, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो जो कि आपको पता है कि ये झूठा है, और आपकी इंटेंशन क्या है कि ये झूठी जो चीज आपने बनाई है वो एक्चुअली में कोर्ट ऑफ लॉ में एविडेंस के तरीके से यूज हो पाए। कहाँ कहाँ पे हो पाए, किसी जुडिशियल प्रोसीडिंग में हो पाए, किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने यूज हो पाए, या फिर किसी आर्बिट्रेटर के सामने यूज हो पाए। तो हम क्या कहेंगे, आप फैब्रिकेट कर रहे हो, एक और वर्ड जो यूज होता है मैन्युफैक्चर कर रहे हो फॉल्स एविडेंस को। ठीक है, तो आप कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो बना रहे हो और आपके पास इंटेंशन थी और आप एक्टस रियस क्या था, आप एक्चुअली में चाहते थे कि वो जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, जो फॉल्स एविडेंस आप क्रिएट कर रहे हो, उसका इस्तेमाल हो पाए किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग में जो कि जुडिशियल प्रोसीडिंग है, कोई भी प्रोसीडिंग है पब्लिक सर्वेंट के सामने, या फिर कोई भी प्रोसीडिंग है किसी आर्बिट्रेटर के सामने एज एन एविडेंस। तो हम क्या बोलेंगे, आप फैब्रिकेट कर रहे हो फॉल्स एविडेंस को। ठीक है, और ये क्या हेल्प कर रहा है, जो ये आप फॉल्स एविडेंस बना रहे हो ये एक ओपिनियन बना रहा है, ये ओपिनियन बना रहा है, और वो ओपिनियन क्या है, एरोनोनियस ओपिनियन है, गलत ओपिनियन बना रहा है किसी के बारे में। और ये जो वो पॉइंट है जिसके ऊपर जो मूड पॉइंट है, जो मुद्दा है पूरी डिस्कशन का, जो सब्जेक्ट मैटर है पूरे सूट का, उसको रिजल्ट कर रहा है, उसको इफेक्ट कर रहा है। तो हम क्या बोलेंगे कि आप एक ऑफेंस कर रहे हो अंडर दिस सेक्शन। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे एक शॉपकीपर है एक्स, जिसकी शॉप जो है लखनऊ में है, और वो प्रिटेंड करता है कि उसकी शॉप खुली हुई थी 20 मई 2019 को, जबकि वो शॉप क्लोज थी। उसने अपनी बुक्स एंट्रीज में भी ये दिखाया कि ये शॉप जो है ये खुली हुई है। और उस दिन पे क्या हुआ था, ये एक्चुअली में दिल्ली गया था और इसने एक्सटॉर्शन का जो क्राइम था वो कमिट किया था। जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करने आई तो उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा दी एज एन एविडेंस कि देखो जी साहब, मेरी तो दुकान खुली हुई थी, मैं तो दुकान पे काम कर रहा था और मैं तो दिल्ली नहीं गया था एक्सटॉर्शन करने। क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो एविडेंस क्रिएट कर रहा है, झूठा एविडेंस क्या क्रिएट किया उसने एक झूठा एविडेंस किया अपनी बुक्स ऑफ एंट्रीज में, उसने एंट्रियां कर दी, जाली एंट्रियां कर दी, झूठी एंट्रियां कर दी, ये दिखाने के लिए कि वो एक्चुअली में उस टाइम पे अपनी शॉप पे था और ऑफेंस की जगह पे नहीं था। तो वो क्या कर रहा है, वो एविडेंस को फैब्रिकेट कर रहा है, वो मैन्युफैक्चर कर रहा है, वो एक झूठा एविडेंस बना रहा है। ठीक है, आई होप आपको इस एग्जाम्पल से समझ आया हो। तो इंटेंशन अपने आप में बहुत रेलिवेंट है। जब हम बात करते हैं फैब्रिकेट करने की एविडेंस की, वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। जब एविडेंस झूठा है तो वो आपकी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में या फिर कोई भी ऐसी प्रोसीडिंग्स जो पब्लिक सर्वेंट के सामने है या आर्बिट्रेटर के सामने है, वो क्या क्रिएट करनी चाहिए, एक एरनियस ओपिनियन क्रिएट करना चाहिए इन जज साहब के सामने, आर्बिट्रेटर के सामने या फिर इन पब्लिक सर्वेंट के सामने।
अब बात करते हैं कि जब हम फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उसकी पनिशमेंट क्या दी गई है। तो पनिशमेंट दी गई है सेक्शन नंबर 193 में, और क्या दी गई है कि जो पर्सन झूठा एविडेंस देता है कोर्ट में, इन द कोर्ट, उसको सजा होगी 7 साल की या फिर फाइन। और अगर आउटसाइड द कोर्ट देता है, जैसे कि किसी पब्लिक सर्वेंट को देता है, आर्बिट्रेटर को देता है, तो उसको क्या सजा होगी, 3 साल की एंड फाइन। तो ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 193 में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि अ ट्रायल बिफोर अ कोर्ट मार्शल इज अ जुडिशियल प्रोसीडिंग। तो अगर कोर्ट मार्शल की बात करें, उनके सामने जो ट्रायल होता है उसको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग मानते हैं। बट अगर एक इन्वेस्टिगेशन जो कि डायरेक्ट करी गई है बाय लॉ की प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है टू अ प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट, तो कोर्ट के सामने जाने से पहले वो एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जो फॉर एग्जांपल एक आईओ कर रहा है, एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कर रहा है, तो हम ये नहीं मानेंगे कि दो दैट इन्वेस्टिगेशन में नॉट टेक बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, तो हम क्या मानेंगे कि बिफोर अ कोर्ट ऑफ जस्टिस इज अ स्टेज ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग, उसको भी हम जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर लेके चलेंगे। एक्सप्लेनेशन 1 एंड एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है। ठीक है, तो जो फॉल्स एविडेंस देने की बात हो रही है, हम कह रहे हैं कि फॉल्स एविडेंस आप दे रहे हो, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जिसका मतलब है कि पुलिस अपने आप से अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस कैन नॉट अरेस्ट द पर्सन जब तक उसको अरेस्ट वारंट ना मिले मजिस्ट्रेट साहब से, और ये एक बेलेबल ऑफेंस है, मतलब कि इसमें आपको बेल मिल सकती है, और आप एज अ मैटर ऑफ राइट बेल क्लेम कर सकते हो, आपको कोर्ट से भी बेल मिल सकती है, और आप पुलिस के सामने भी बेल बॉन्ड फाइल करके बेल ले सकते हो। ये सारे बेलेबल, नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, ये सब कुछ शिवानी मैम ने आपको आई होप पढ़ाया है, एंड आप लोगों ने सब कुछ समझा है उनसे। ये सीआरपीसी का कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जहां पे जो पुलिस ऑफिसर है वो विदाउट अरेस्ट वारंट भी अरेस्ट कर सकता है, वो थोड़े सीरियस टाइप के ऑफेंसेस होते हैं। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में उसको मजिस्ट्रेट का अरेस्ट वारंट लेना जरूरी है, ये थोड़े लेस सीरियस ऑफेंसेस होते हैं। बेलेबल ऑफेंस होता है जहां पे आपको बेल एज अ मैटर ऑफ राइट मिलती है, आप पुलिस वाले से भी बेल ले सकते हो। और नॉन बेलेबल ऑफेंस होता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बेल नहीं मिलेगी, इसका मतलब है कि आपको बेल कोर्ट में जाके मिलेगी, कोर्ट में जाके आप एप्लीकेशन फाइल करोगे, आर्ग्यूमेंट करोगे जज साहब के सामने, वो आपकी बात को सुनेंगे एंड उसके बाद ही आपकी बेल एप्लीकेशन को अगर उन्होंने अलाउ किया तो सब्जेक्ट टू बेल बॉन्ड आपको बेल मिलेगी। दीज आर ऑल कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीआरपीसी। तो अगेन आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट कि आप आईपीसी को आइसोलेशन में नहीं पढ़ सकते हो, यू हैव टू रीड इट टुगेदर विद डिफरेंट लॉज विच इज सीआरपीसी एंड इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि जब हम पनिशमेंट की बात कर रहे हैं सेक्शन 191 और 192 की, तो सेक्शन 193 आपका क्या बता रहा है, वो आपको बता रहा है कि पनिशमेंट क्या है अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग है या फिर कोई और प्रोसीडिंग है, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप कन्विक्ट कर रहे हो अदर को फॉर अ कैपिटल ऑफेंस। अगर आप किसी को सजा दिलवा रहे हो झूठी गवाहियां देके, झूठा एविडेंस देके आप उसको डेथ पेनल्टी दिलाते हो, तो आपको सजा होगी सेक्शन 194 के अंदर। या फिर आप उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिलाते हो या फिर सजा दिलाते हो इम्प्रिजनमेंट की, तो सेक्शन 195 के अंदर होगी। अगर आप किसी को धमकी देते हो, थ्रेटनिंग करते हो और उससे झूठी गवाहियां दिलाते हो या फिर कोई झूठा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कराते हो 195A, और अगर आपको पता है कि कोई एविडेंस झूठा है, आपको नॉलेज है कि ये एविडेंस झूठा है और आप उसको इस्तेमाल करते हो, उसका प्रयोग करते हो, उसको यूज करते हो, तो 196 के अंदर आप गिल्टी ठहराओगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो बात करता है सेक्शन 195 कि अगर आप ये झूठा एविडेंस दे रहे हो, फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, जो आपने 191 एंड 192 में पढ़ा, और आप सामने वाले पर्सन को जो ये झूठी गवाही दे रहे हो, झूठा एविडेंस दे रहे हो, उससे क्या कराना चाह रहे हो, उससे कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट दिला रहे हो, उसको डेथ पनिशमेंट दिला रहे हो, तो यू विल बी हेल्ड गिल्टी अंडर सेक्शन 194। तो कोई भी जो क्या कर रहा है, गिव करता है या फिर एविडेंस को फैब्रिकेट करता है, और उसकी इंटेंशन क्या है, उसकी इंटेंशन है या फिर उसकी नॉलेज है कि वो क्या करे, सामने वाले पर्सन को कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट दिलाए, डेथ पेनल्टी दिलाए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी लाइफ इंप्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इंप्रिजनमेंट, जो कि 10 साल की हो सकती है, एंड यू शैल आल्सो बी हेल्ड लायबल फॉर फाइन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेसिकली आपको क्या याद रखना है, 191, 192, उसके बाद सारे पनिशमेंट्स के सेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन इनोसेंट है और वो आपके फॉल्स एविडेंस देने के कारण कन्विक्ट किया जाता है और वो कन्विक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट होगी डेथ की, या फिर पनिशमेंट दूसरे टाइप की भी हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है।
तो आप देख रहे हो, जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फॉल्स एविडेंस होता है वो किसी केस को बना भी सकता है, किसी केस को बिगाड़ भी सकता है। तो क्या होता है कि जब आप झूठी गवाही दे रहे हो, कोई फैब्रिकेटेड एविडेंस को प्रोड्यूस कर रहे हो कोर्ट ऑफ लॉ में, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक्चुअली में किसी इनोसेंट को भी सजा दिला सकते हो, और जो एक्चुअली कल्प्रेट है, जो एक्चुअली गुनेगार है, आप उसको बचा भी सकते हो इस फॉल्स एविडेंस से। और इस सब प्रोसेस से हो क्या रहा है, इस सब प्रोसेस का जूरिस्प्रूडेंस इफेक्ट क्या हो रहा है कि आपका पब्लिक जस्टिस जो है वो डिफीट हो रहा है। तो ये समझना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। अब 194 में आपको डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पनिशमेंट क्या दी गई है, जब कोई कन्विक्टेड है या फिर कोई कन्विक्टेड है और एग्जीक्यूटेड है, कन्विक्शन हो गई और एग्जीक्यूट भी हो गई, जो कि हमारी ये वाली स्टेज थी, तो आपकी पनिशमेंट हो जाएगी डेथ इम्प्रिजनमेंट मिल सकती है और आपको बाकी इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है। और दूसरा वाला है कि उसको आपने सजा दिला दी, ठीक है। दो सिचुएशंस हैं। अब बात करते हैं सेक्शन 195 की, जहां पे आप झूठा गवाही दे रहे हो, झूठा एविडेंस दे रहे हो, फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, और आपकी इंटेंशन क्या है, आपकी मेंजरिया है कि आप सामने वाले पर्सन को कोई पनिशमेंट दिलाओ, जो कि क्या हो सकती है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर इम्प्रिजनमेंट। तो आपको सजा होगी एज द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ दैट ऑफेंस, जो सजा उसको होगी वही सजा आपको भी मिली जाएगी, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप फैब्रिकेटेड एविडेंस दे रहे हो, आप झूठी गवाही दे रहे हो, जिससे कि इस इनोसेंट पर्सन को, इस पर्सन को क्या हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाए या फिर इम्प्रिजनमेंट की सजा हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन एक्स है जिसके ऊपर एक्विजिशन है कि उसने डकैती की है, और एक पर्सन है ए जिसने झूठी गवाही दी, फॉल्स एविडेंस दिया, और उसके कारण क्या हो गया, एक्स जो है वो कन्विक्ट हो गया डकैती के लिए। तो पनिशमेंट ऑफ डकैती दी गई है लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट 10 साल की। अब जब प्रूव हो गया कि ए ने झूठी गवाही दी थी या फिर कोई फैब्रिकेट एविडेंस किया था जिससे कि जो एक्स है उसको डकैती के लिए कन्विक्ट कर दिया जाए, तो ए के ऊपर भी सेम पनिशमेंट लगेगी एज इफ एक्स के ऊपर लगती, ठीक है। 195A एक सेक्शन है जिसको ऐड किया गया है अमेंडमेंट एक्ट 2006 के द्वारा। तो ये आपके लिए बहुत रेलिवेंट हो जाता है, अमेंडमेंट्स बहुत पूछी जाती हैं पेपर में, इसको बिल्कुल भूल के नहीं जाना, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो, किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि वो पर्सन फॉल्स एविडेंस दे, तो हम कहेंगे सेक्शन 195A का ऑफेंस हो रहा है। तो क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा एक्ट जो अमाउंट करता है थ्रेटनिंग में, जो अमाउंट करता है कि आप किसी को धमकी देते हो और उसको इंजरी करते हो, या फिर उसकी प्रॉपर्टी को, या फिर उसकी रेपुटेशन को, या फिर उसके माइंड को, या फिर कोई ऐसे पर्सन को जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जैसे कि उसकी फैमिली या फिर फ्रेंड, और आप उसको इंड्यूस करते हो कि वो झूठी गवाही दे, कोई ऐसा झूठा डॉक्यूमेंट दे, तो हम क्या कहेंगे, सेक्शन 195A का ऑफेंस हो रहा है। तो इंटेंशन क्या है, यहाँ पे आपकी इंटेंशन है कि झूठा गवाही आए, झूठा एविडेंस आए। एविडेंस कैन बी इन फॉर्म ऑफ टू थिंग्स, ओरल और रिटन, ओके। और पनिशमेंट क्या होगी, पनिशमेंट होगी 7 साल की सजा फाइन के साथ या फिर बोथ, ठीक है। एक केस लॉ पढ़ते हैं, संतोख सिंह वर्सेस इजहर हुसैन। इसमें ये बोला गया कि टीआईपी जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड बेसिकली यूज होती है रेप के केसेस में, जिसमें आइडेंटिफाई हो सके अक्यूज्ड विक्टिम के द्वारा। और अगर विक्टिम ने झूठ बोला, अगर विक्टिम ने एक फॉल्स स्टेटमेंट दी, फॉल्स गवाही दी, और उसके कारण अक्यूज्ड को आपने गिल्टी ठहरा दिया, तो आप क्या बोलोगे, एक ऑफेंस हो रहा है अंडर सेक्शन 192 एंड 195। 192 क्यों हो रहा है, क्योंकि वो ऑफेंस हो रहा है जहां पे आप फॉल्स एविडेंस क्रिएट कर रहे हो, आप फैब्रिकेटेड एविडेंस क्रिएट कर रहे हो। और 195 क्यों हो रहा है, क्योंकि आप उसको सजा दिला रहे हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। तो अब आपको समझ आ रहा है ये सब कैसे चलते हैं, ठीक है। 196 यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 196 में आप एविडेंस को यूज कर रहे हो जबकि आपको पता है कि ये एविडेंस झूठा है। तो आप ऐसे अगर किसी एविडेंस को इस्तेमाल करते हो, करप्टली यूज करते हो, जबकि आपको पता है कि ये एविडेंस झूठा है, तो हम क्या कहेंगे, आपका ऑफेंस हो रहा है अंडर सेक्शन 196। तो आप क्या कर रहे हो, या तो आप यूज कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो। आपको याद होगा मैंने आपको कराया हुआ है कि अटेम्प्ट, अबेटमेंट, ये सब क्या है, ये सब इनकोएट ऑफेंसेस हैं, ये सब अपने आप में पनिशेबल हैं। चाहे ये एक्चुअली में पूरा कंप्लीट ऑफेंस नहीं भी है, फिर भी हम इनको क्या बोलते हैं, हम इनको इनकोएट ऑफेंस बोलते हैं, और हम ये बोलते हैं कि हमें इनको क्या करना है, निप इट इन द बड करना है। करप्टली का क्या मतलब हो गया, अगर आप इम्प्रॉपर यूज कर रहे हो, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हो आप किसी भी चीज का, इमोरल यूज कर रहे हो,
डिसऑनेस्ट यूज कर रहे हो किसी भी चीज का, ठीक है। तो आप यूज कर रहे हो या फिर आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये जेन्युइन है, जबकि आपको पता है कि ये फॉल्स है या फैब्रिकेटेड है, तो आपको उसी तरीके की पनिशमेंट मिलेगी जैसे कि आपको तब मिलती जब आपने फैब्रिकेट किया था इस फॉल्स एविडेंस को, ठीक है। अगर अब एक केस लॉ पढ़ते हैं, डॉक्टर एस दत्ता वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में क्या हुआ कि एक डॉक्टर थे एस दत्ता, जिन्होंने स्पेशलाइज करी हुई थी इन फील्ड ऑफ मेडिसिन, और उनको एक्सपर्ट विटनेस की तरीके से कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया गया। उनको जज साहब ने एक्सपर्ट विटनेस की तरीके से बुलाया गया और उनको बोला गया कि आप फर्निश करो एक सर्टिफिकेट एज एन एक्सपर्ट। उन्होंने जो फर्निश किया सर्टिफिकेट, वो जब बाद में इंक्वायरी हुई तो पता चला कि वो फॉल्स सर्टिफिकेट था, वो एक झूठा सर्टिफिकेट था। तो कोर्ट ने उनको क्या बोला, कोर्ट ने उनको इस सेक्शन के अंदर चार्ज करा। कौन से सेक्शन के अंदर, 196 के अंदर, जहां पे जब आपको पता था कि वो एविडेंस जो है, जो वो सर्टिफिकेट है वो फॉल्स है और आप उसको यूज कर रहे हो एज जेन्युइन, तो यू विल बी चार्ज अंडर 196। तो 465 बात करता है डिसऑनेस्टली की और 471 बात करता है फ्रॉडुलेंटली कि बट जो कंडक्ट था डॉक्टर दत्ता का वो डिसऑनेस्ट भी नहीं था, फ्रॉडुलेंटली भी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो उनका कंडक्ट था वो कवर होना चाहिए अंडर सेक्शन 196, क्योंकि उनका जो कंडक्ट था वो करप्ट था। तो करप्ट को आप अलग तरीके से मानते हो देन फ्रॉडुलेंट एंड इंटेंशन। फ्रॉडुलेंट आप लोगों को पता है, हम फ्रॉडुलेंट, डिसऑनेस्ट, ये सारे वर्ड्स अपने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग में हम पढ़ चुके हैं कि फ्रॉडुलेंट क्या होता है, डिसऑनेस्ट क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये सारी डेफिनेशंस हमने पढ़ी थी जब हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने स्पेशल वर्ड्स एंड मीनिंग का चैप्टर करा था। डिसऑनेस्टली दिया हुआ है सेक्शन नंबर 24 में, उसकी डेफिनेशन। फ्रॉडुलेंट की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन नंबर 25 में। ये हम अच्छे से डिटेल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला कि जो डॉक्टर दत्त का जो बिहेवियर था, जो कंडक्ट था, उसको हम करप्ट प्रैक्टिस बोलेंगे, क्योंकि उनको पता था एज एन एक्सपर्ट, एज अ डॉक्टर जो कि अपनी मेडिकल फील्ड में एक्सपर्ट है, उनको पता था कि ये डॉक्यूमेंट जो है ये झूठा है और उसको उन्होंने फिर भी एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट यूज करा। तो हम क्या बोलेंगे, ही वॉज अ करप्ट डॉक्टर, और उनको हमने सेक्शन 196 में गिल्टी ठहराया। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की, जो है सेक्शन 197, जहां पे आप इशू कर रहे हो या फिर साइन कर रहे हो कोई ऐसा सर्टिफिकेट जो कि फॉल्स है। कोई झूठे सर्टिफिकेट को या तो आप इशू करते हो या फिर आप साइन करते हो। तो डील करता है इशूइंग के साथ या फिर साइनिंग के साथ एक फॉल्स सर्टिफिकेट की, और आप क्या कर रहे हो, एक ऐसा सर्टिफिकेट जो कि आपको इशू करना या फिर साइन करना है बाय लॉ, एज पर लॉ आपकी ऑब्लिगेशन है, स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है आपकी पोजीशन की कि आप इस सर्टिफिकेट को इशू करो या फिर साइन करो, और आपको पता है कि वो जो डॉक्यूमेंट है वो फॉल्स है, तो आप क्या कर रहे हो, ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 197। तो इसेंस क्या है कि अगर कोई भी स्टैच्यू आपको ये पावर देता है, ये आपकी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन करता है कि आप एक सर्टिफिकेट को साइन कर पाओ या फिर उसको इशू कर पाओ, और आप एज एन इशूइंग अथॉरिटी ही उसको फॉल्स सर्टिफिकेट को इशू कर रहे हो, तो यू शैल बी हेल्ड गिल्टी एंड आपके ऊपर लायबिलिटी आएगी। ठीक है, तो कोई भी ऐसा पर्सन जो क्या कर रहा है, इशू कर रहा है या साइन कर रहा है किसी ऐसी सर्टिफिकेट को जो कि रिक्वायर्ड है बाय लॉ रिलेटिंग टू कोई भी एविडेंस जिसको यूज किया जाएगा एज एन एविडेंस, और आपको क्या है, नॉलेज है और रीजन टू बिलीव है कि जो ये सर्टिफिकेट है ये फॉल्स है, आप फॉल्स सर्टिफिकेट को फिर भी इशू कर रहे हो या फिर भी साइन कर रहे हो, तो आपके ऊपर क्या पनिशमेंट लगेगी, सेम जो कि तब लगती अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस देते। तो आपका मेंजरिया था और आप क्या चाहते थे कि ये जो फॉल्स सर्टिफिकेट आप इशू कर रहे हो या फिर साइन कर रहे हो, ये एज एन एविडेंस यूज हो, एज एन एविडेंस कोर्ट ऑफ लॉ में इस्तेमाल हो, और उसके कारण कोई भी बंदे को झूठी सजा मिले, गलत सजा मिले, या फिर किसी पर्सन को आप बचाना चाहते थे, तो हम क्या कहेंगे, आप ऑफेंस कर रहे हो अंडर सेक्शन 197। जब स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आपके ऊपर आती हैं, जब आपको लॉ एज पर स्टैच्यू आपको पावर दी जाती है कि आप कोई भी सर्टिफिकेट को इशू कर सको या किसी भी सर्टिफिकेट को आप साइन कर सको, तो वो बहुत ही प्रेस्टिजियस पावर्स होती हैं, बट ये सब कुछ किसके साथ आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आती हैं। आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मिसयूज नहीं करना चाहिए, जो पावर है उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, उसका सदुपयोग ही करना चाहिए। ठीक है, तो अगर कोई मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करें वो इस एम्बिट में नहीं आता, बट ऐसा एविडेंस होना चाहिए, कोई ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए जो एडमिसिबल होना चाहिए एज एन एविडेंस। तो अगर कोई भी सर्टिफिकेट जो फॉल्स है किसी भी मटेरियल पॉइंट पे और आपको नॉलेज है, तो आप अक्यूज ठहराओगे, यू विल बी हेल्ड लायबल।
अब बात करते हैं सेक्शन 198 की, जो बात करता है कि ऐसे फॉल्स सर्टिफिकेट को जिसको हमने इशू किया था या साइन किया था 197 में, उसका आप इस्तेमाल करते हो एज अ ट्रू एंड जेन्युइन सर्टिफिकेट, तो क्या होगा। तो अगर आप किसी भी ऐसे फॉल्स सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करते हो जब आपको पता है कि वो झूठा है, तो हम कहेंगे कि यू हैव डन एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 198। तो अगर आप किसी ट्रू सर्टिफिकेट विच यू नो इज फॉल्स आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो हम 198 के अंदर आएंगे। तो बेसिकली इंग्रेडिएंट्स क्या है, इंग्रेडिएंट्स सारे 197 वाले ही हैं, बट उस फॉल्स सर्टिफिकेट को जिसको इशू किया गया था या साइन किया गया था 197 के अंदर, उसको अब इस्तेमाल किया है, उसका अब प्रयोग हो रहा है, उसको अब यूज कर रहे हो, तो हम बोलेंगे यू विल बी हेल्ड गिल्टी। तो कोई भी करप्टली अगर यूज करता है या अटेम्प्ट करता है, अटेम्प्ट इज ऑल्सो पनिशेबल, इट इज एन इनकोएट ऑफेंस, स्टिल इट इज पनिशेबल बिकॉज यू हैव टू निप इट इन द ब्लड। आपको जो अटेम्प्ट करने वाले हैं ऑफेंस होने से पहले ही उसको रोकना है। अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट को जो आपको पता है कि वो फॉल्स है, आपको नॉलेज है, आपको मेंजरिया है कि वो फॉल्स है, आप उसका इस्तेमाल करते हो, तो आपको कैसी पनिशमेंट मिलेगी, वही पनिशमेंट मिलेगी अगर आप कोई फॉल्स एविडेंस देते तो आपको मिलती। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। इशू करोगे, साइन करोगे कोई फॉल्स सर्टिफिकेट को 197, अगर उस फॉल्स सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करोगे 198। तो कोई भी पर्सन जो इस्तेमाल करता है, यूज करता है या फिर अटेम्प्ट करता है करप्टली ऐसे सर्टिफिकेट को यूज करने का, तो हम क्या बोलेंगे एज ए ट्रू सर्टिफिकेट, और वो क्या यूज हो पाए, एज एन एविडेंस यूज हो पाए कोर्ट ऑफ लॉ में, तो हम बोलेंगे आप इसके अंदर पनिशेबल हो। तो 197 क्या बात करता है, आप इशू कर रहे हो और साइन कर रहे हो एक फॉल्स सर्टिफिकेट को, और 198 बात करता है अगर आप इसी सर्टिफिकेट को, इसी झूठे सर्टिफिकेट को एज ए ट्रू सर्टिफिकेट यूज करते हो, तो 198। ओके, अब फॉल्स डिक्लेरेशन की बात करते हैं। तो कीवर्ड है आपका फॉल्स डिक्लेरेशन। तो अब डिक्लेरेशन है, आपको कोई भी बात डिक्लेयर करनी है। अगर आप कोई ऐसी डिक्लेरेशन है जो आप बाउंड हो बाय लॉ या आप ऑथराइज्ड हो बाय लॉ टू रिसीव एज एन एविडेंस, इसको एविडेंस के तरीके से, इसको सबूत के तरीके से आपको रिसीव करना है, तो आपको पनिशमेंट होगी सेम वही जैसे कि आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। या फिर सेक्शन 200 बात करता है, आपको पता है कि ये डिक्लेरेशन जो है ये फॉल्स है और आप इसको करप्टली यूज करते हो या फिर अटेम्प्ट करते हो, तब भी आपकी सजा क्या होगी, जैसे कि आप फॉल्स एविडेंस दे रहे थे। तो फॉल्स डिक्लेरेशन से दो सेक्शंस आ गए आपके। फॉल्स डिक्लेरेशन हो गया आपका कीवर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉल्स डिक्लेरेशन से या तो आप कोई भी ऐसी फॉल्स डिक्लेरेशन बना रहे हो विच यू आर बाउंड बाय लॉ और ऑथराइज्ड बाय लॉ टू मेक, और आपको पनिशमेंट होगी जैसे कि आप फॉल्स एविडेंस दे रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन है जो आपको नॉलेज है या फिर आपको रीजन टू बिलीव है कि ये फॉल्स है और आप उसको यूज कर रहे हो करप्टली, या फिर आप अटेम्प्ट करते हो उसको यूज करने का, तब भी आपकी सजा होगी वही जैसे कि आप फॉल्स एविडेंस देते। ठीक है, तो सेक्शन 199 देख लेते हैं। 199 बात कर रहा है कि आप फॉल्स स्टेटमेंट दे रहे हो डिक्लेरेशन के फॉर्म में, जो कि एज अ लॉ एविडेंस की तरह से प्रयोग की जानी चाहिए, एज अ लॉ एविडेंस की तरह यूज की जानी चाहिए। ठीक है, तो कोई भी पर्सन जो फॉल्स स्टेटमेंट देता है या डिक्लेरेशन देता है जो उसको पता है या रीजन टू बिलीव है कि ये झूठी है, ठीक है, अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो कि डिक्लेरेशन के फॉर्म में है, जो कि कोर्ट में एविडेंस की तरह यूज करा जाना चाहिए था, किसी भी पब्लिक सर्वेंट को देते हो या किसी ऐसे कोर्ट ऑफ जस्टिस को देते हो, आर्बिट्रेटर को देते हो, कोई भी ऐसा पर्सन है जो ऑथराइज्ड बाय लॉ है उसको देते हो, तो हम बोलेंगे आपने फॉल्स डिक्लेरेशन करी है। तो बेसिकली इंटेंशन क्या है आपका, मेंजरिया क्या है कि इसको आपका यूज होना चाहिए एज एन एविडेंस यूज होना चाहिए। डिक्लेरेशन अपने आप में लिमिटेड नहीं है ओथ या अफर्मेशन को, डिक्लेरेशन दूसरे फॉर्म्स में भी हो सकती है। तो सेक्शन 199 में क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि बेसिकली आप क्या कर रहे हो, कोई भी ऐसा पर्सन जो डिक्लेरेशन कर रहा है, कोई भी ऐसा पर्सन जो डिक्लेरेशन कर रहा है, मेक कर रहा है या सब्सक्राइब कर रहा है, कोई भी ऐसी डिक्लेरेशन जो किसके सामने कर रहा है, किसी कोर्ट में या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने कर रहा है, जो वो बाउंड है बाय लॉ या फिर ऑथराइज्ड है बाय लॉ टू रिसीव एज एन एविडेंस, एक एविडेंस के तरीके से, एक सबूत के तरीके से उसका इस्तेमाल हो, और उसको पता है कि ऐसी जो स्टेटमेंट है, जो ऐसी स्टेटमेंट वो बोल रहा है, ऐसी डिक्लेरेशन जो कर रहा है वो फॉल्स है, तो वो क्या कर रहा है, एक ऑफेंस कर रहा है अंडर सेक्शन 199, और इसकी पनिशमेंट क्या होगी, वही पनिशमेंट होगी जो
फॉल्स एविडेंस देने की पनिशमेंट होती है। तो बेसिकली कोई भी आप ऐसी डिक्लेरेशन कर रहे हो, कोई भी आप ऐसी बात बोल रहे हो, ऐसी स्टेटमेंट बोल रहे हो, ओथ पे भी हो सकती है, बिना ओथ के भी हो सकती है, और आपको पता है कि ये जो स्टेटमेंट आप बोल रहे हो, ये जो डिक्लेरेशन आप कर रहे हो, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में फॉल्स है, और फिर भी आप करते हो, तो क्या कहेंगे, हम ये बोलेंगे कि यू विल बी पनिशेबल अंडर दिस सेक्शन। अब एक स्टूडेंट्स जो कंफ्यूजन होती है बच्चों को, वो ये होती है कि डिक्लेरेशन क्या होती है। डिक्लेरेशन एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है, एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है आप किसी चीज के बारे में भी जो दे रहे हो। ये ओथ पे भी हो सकती है, ओथ के बिना भी हो सकती है, बट यू आर बाउंड बाय लॉ, यू आर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू गिव दिस स्टेटमेंट, यू आर ऑथराइज्ड बाय लॉ टू मेक दिस डिक्लेरेशन कोर्ट के सामने या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, और जानते हुए कि ये झूठी स्टेटमेंट है, आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हो, तो सेक्शन 199 के अंदर यू विल बी पनिशेबल। अब एक केस करते हैं DYGM ISBT वर्सेस सुदर्शन कुमारी। इस बात में इस केस में ये बोला गया कि ओथ के ऊपर बोली हुई बात जो कि हम नोटरी के सामने बोलते हैं, which does not exist, so it was said that it was a clear violation of section 199। तो बेसिकली कोई ऐसी स्टेटमेंट जो आप ओथ पे बोल रहे हो, किसी नोटरी के सामने बोल रहे हो, एक एफिडेविट पे बोल रहे हो, जबकि वो बात सच ही नहीं थी, जबकि वो बात फॉल्स थी, तो वो भी सेक्शन 199 के अंदर आएगी। ओके, अगर इसी फॉल्स डिक्लेरेशन का इस्तेमाल कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो कहां पनिशेबल होगे, अंडर सेक्शन 200। तो कोई भी फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज करता है किसी भी कोर्ट में या फिर किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने, जब उसको पता है कि ये फॉल्स है या फिर उसको रीजन टू बिलीव है कि ये फॉल्स है, तो वो पनिशेबल होगा अंडर सेक्शन 200। तो कोई भी अगर करप्टली यूज करता है या फिर अटेम्प्ट करता है ऐसी फॉल्स डिक्लेरेशन को, जबकि उसको पता है कि वो फॉल्स है, उसको यूज करता है सच के तरीके से, सच्ची तरीके से, तो हम बोलेंगे कि उसके ऊपर भी पनिशमेंट होगी जैसे कि उसने फॉल्स एविडेंस दिया है। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं आपके ऑफेंसेस जो कि आप इवेंचुअली क्या कर रहे हो, पब्लिक जस्टिस को डिफीट कर रहे हो। तो सेक्शन 201 से 229A बात करेगा कि पब्लिक जस्टिस के ऊपर आप कैसे इफेक्ट ला रहे हो और आप डिसअपियर करा रहे हो एविडेंस का। तो जब हम बात करते हैं एविडेंस की, हमने आपको बताया था कि एविडेंस दो तरीके का होता है, ओरल एविडेंस भी हो सकता है और वर्बल रिटन एविडेंस भी हो सकता है। सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट ये बात हमें बताता है। अब आप क्या कर रहे हो, आप या तो एविडेंस को डिसअपियर करा रहे हो या फिर फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो। फॉल्स इंफॉर्मेशन हमने अभी बात करी कि आप क्या कर रहे हो, आप झूठी गवाही दे रहे हो, झूठी डिक्लेरेशन दे रहे हो, झूठा सर्टिफिकेट बना रहे हो, या फिर आप क्या कर रहे हो, आप कोई भी ऐसे ऑफेंसेस कर रहे हो और ऐसे झूठे डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस कर रहे हो, फॉल्स एविडेंस को प्रोड्यूस कर रहे हो और उसको यूज कर रहे हो, तो वो 191 से 200 में पड़ा। और 201 से 229A में हम बात करेंगे कि आप डिसअपियरेंस कॉज कर रहे हो किसी भी एविडेंस की, तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर दो फ्रेंड्स गए कहीं घूमने और वहां पे ए ने मर्डर कर दिया एक्स का, और वो बॉडी छुपा रहा है इसकी, और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ए को प्रोटेक्ट करने के लिए बी ने उसको हेल्प करा, तो हम क्या बोलेंगे, वो क्या कर रहा है, वो डिसअपियरेंस कॉज कर रहा है किसी भी एविडेंस की, वो डिसअपियरेंस कॉज कर रहा है किसी भी सबूत की, तो हम बोलेंगे 201 के अंदर वो गिल्टी ठहराएगा। तो 201 के अंदर दो एस्पेक्ट्स आपको दिखेंगे जो मैं आपको कल पढ़ाऊंगी, बट जस्ट अ ब्रीफ इनसाइट ऑफ दैट थिंग कि आप किसी भी सबूत को डिसअपियर कर रहे हो, किसी भी सबूत को आप छुपा रहे हो, या फिर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन दे रहे हो किसी भी ऑफेंस के बारे में, तो ये सब हम पढ़ेंगे 201 में। तो कल के सेशन में हम डील करेंगे 201 से 229A, ये हमारा पार्ट 2 होगा। तो स्टूडेंट्स पार्ट वन में हमने क्या क्या पढ़ा, इस चैप्टर नंबर, सबसे पहले चैप्टर नंबर कौन सा है आपका, चैप्टर नंबर है आपका 11, चैप्टर नंबर है 11, जहां पे आप क्या दे रहे हो, फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। फॉल्स एविडेंस के नाम से मैंने इसको किया, मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करा, फॉल्स एविडेंस दे रहे हो। पार्ट 1 में हमने सबसे पहले क्या करा, सबसे पहले हमने देखा कि हमें फॉल्स एविडेंस को पढ़ने की जरूरत क्या है, क्या प्रॉब्लम हो गई अगर मैंने झूठ बोल दिया, तो क्या प्रॉब्लम हो गई अगर मैंने झूठा सबूत पेश कर दिया कोर्ट में, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पब्लिक जस्टिस को आप डिफीट कर दोगे। ठीक है, वो हमने उसका जूरिस्प्रूडेंशियल इफेक्ट पढ़ा। फिर अब हमने क्या पढ़ा, सेक्शन 191 से 196 हमने पढ़ा। 191 क्या बात करता है, अगर आप फॉल्स एविडेंस देते हो, ठीक है,
192 क्या बोलता है? 192 बोलता है अगर आप फैब्रिकेट करते हो ऐसे फॉल्स एविडेंस को, ठीक है। 193 इनकी पनिशमेंट बताता है, ओके। 194 बोलता है कि अगर आप किसी को कैपिटल ऑफेंस की पनिशमेंट प्रोवाइड करते हो ऐसी झूठी गवाहियों के थ्रू। 195 बोलता है अगर आप किसी को पनिशमेंट प्रोवाइड करते हो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर इम्प्रिजनमेंट की, ठीक है। फिर हमने पढ़ा 195A जो कि ऐड किया गया है अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें हमने करा कि आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो कि वो झूठा एविडेंस दे, ठीक है, आप किसी को थ्रेटन कर रहे हो। 196 में हमने पढ़ा कि आप जो एविडेंस है, जो झूठा एविडेंस आपने दिया, आप उसको यूज कर रहे हो, यूज एविडेंस। 197 में हमने पढ़ा कि आपने क्या किया, इशू करा या साइन करा कोई भी फॉल्स सर्टिफिकेट को, ओके। 198 में हमने पढ़ा कि आपने इस फॉल्स सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कर लिया, यूज्ड। 199 में हमने पढ़ा कि आपने क्या किया, कोई फॉल्स स्टेटमेंट दी, डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन के हम उससे याद रखेंगे। और 200 में आपने ऐसी फॉल्स डिक्लेरेशन को यूज कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने करा। अब जो आने वाला लेक्चर है हम उसमें करेंगे 201 से 229A, जहां पे भी मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि एक्स एंड वाई दो फ्रेंड्स हैं, वो घूमने गए, वहां पे एक्स से ए का मर्डर हो जाता है। अब एक्स के ऊपर तो चार्जेस लगेंगे मर्डर वगैरह के, बट जो बी है उसने क्या किया, जो उसका फ्रेंड है उसने उसको इस बॉडी को हाइड करने में मदद करी, तो उसने क्या किया, उसने एविडेंस को डिसअपियर कराया या फिर कोई झूठी स्टेटमेंट बोली। तो इन सब के बारे में हम कल के आने वाले सेशन में पढ़ेंगे। तो आपको 201 से 229 कल के सेशन में मिलेगा। आज हमने 191 से 200 तक सेक्शंस पढ़े। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आई हो इनसे, और आई होप आप लोग कीवर्ड्स का यूज जरूर करेंगे इस चैप्टर को पढ़ते हुए, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट है। अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं, जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, LLB की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हैं, तो जब आप FIR पढ़ते हैं, आप चार्जशीट पढ़ते हो, तो आपको देखना है कि बड़े बड़े ऑफेंसेस हो रहे हैं जैसे कि मर्डर, थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, बट ये छोटे छोटे ऑफेंसेस जो हैं जहाँ पे आप कोई झूठी गवाही दे रहे हो या कोई झूठी स्टेटमेंट दे रहे हो या कोई झूठा सर्टिफिकेट इशू हो रहा है या फिर इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, तो उसके रेपरकशंस क्या होंगे, उसके इफेक्ट क्या होंगे हमारे ट्रायल पे, हमारे कोर्ट के ट्रायल पे, जहां पे हम लोग एक्चुअली में अपने एविडेंस को पेश करते हैं, तोल मोल करते हैं जज साहब, और उसके बेसिस पे फाइनल जजमेंट आती है, फाइनल कन्विक्शन होता है या फिर अक्विटल होता है। तो बहुत जरूरी है इन चीजों को पढ़ना, ये हमारा बेस स्ट्रॉन्ग करते हैं, हमारे फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप फिजिक्स वाला की ऐप पे जा सकते हैं, PW की ऐप पे जाएं, लॉ के सेक्शन पे जाएं, वहां फाउंडेशन बैच देखें। फाउंडेशन बैच जब आप देखेंगे वहां पे आप IPC सिलेक्ट करें, वहां पे आपको ये लेक्चर दोबारा देखने को मिलेगा, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, आप क्लास नोट्स भी देख सकते हैं वहां पे जो PDF के फॉर्म में होंगे, आप DPPs ट्राई कर सकते हैं जो क्विज के फॉर्म में होंगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आपको अपडेट्स मिलेंगे। ऑल्सो स्टूडेंट्स हमने जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम बहुत जल्द स्पेसिफिक डेडिकेटेड बैच लेके आने वाले हैं क्लैट के लिए, वी हैव गॉट दैट। तो आप वो क्लैट का बैच देख सकते हैं अगर आप क्लैट के स्टूडेंट्स हैं और अपनी क्लैट की तैयारी भी कर सकते हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग यू विद लीगल जजमेंट्स ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हर एक हफ्ते, जहाँ पे हम जो लीगल डेवलपमेंट्स हो रही हैं हम वो भी आपको पढ़ाते हैं। तो अगर आप IPC की बात करो, CRPC इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करो, लॉ ऑफ क्राइम्स की बात करो, तो वो जजमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो करंट लीगल लॉ है और वो भी इन्हीं सारे सेक्शंस के बेसिस पे जजमेंट्स हैं, तो आप उनको भी जरूर देखें, ठीक है। और अपनी लॉ का जो होराइजन है, अपने लॉ का जो स्कोप है उसको बढ़ाते चले, सो दैट आपका जो करियर हो वो ब्रिलियंट हो और आपको एक किक स्टार्ट मिले और आपका जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो अच्छे से रहे। तो जुड़े रहिए लॉ वाला के साथ फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट, एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे मैं आपको कराऊंगी 201 से 229A ऑफ IPC। तब तक ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड टेक केयर, थैंक यू।